हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका फुल टॉस एजुकेशन के इस गुरुकुल में। तो आज हम लोग बीपीएससी टीआरई 4.0 और बीपीएससी 72 को ध्यान में रखते हुए जीके जीएस के टॉप 500 प्रश्नों की श्रृंखला करने वाले हैं, जिसमें इसमें आप देखेंगे कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन शामिल हैं और कुछ एक्सपेक्टेड हैं जो कि आने की पूरी संभावना है। तो आज हम लोग 500 सीरीज में सबसे पहले हम टॉप 50 क्वेश्चन करेंगे। तो चलिए देर न करते हुए वीडियो शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन आप देख रहे हैं स्क्रीन पे, हड़प्पा सभ्यता के किस स्थल से उन्नत जल प्रबंधन और संरक्षण प्रणाली के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं? और इसको आप देखेंगे यूनेस्को के विश्व धरोहर सूची में भी शामिल किया गया है। तो आप ध्यान देंगे ये धौलावीरा है जो कि गुजरात में है। तो ऑप्शन जो हो जाएगा वो सी हो जाएगा। देखिए गुजरात का जो धौलावीरा है वहाँ पे उत्कृष्ट जल प्रबंधन, जलाशय और बांधों के लिए बहुत प्रसिद्ध है। आप देखेंगे कि इसे 2021 में यूनेस्को की विश्व धरोहर में सूची में 44वें भारतीय स्थल के रूप में शामिल किया गया था। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार रिपीट भी कर चुका है बीपीएससी में। ठीक है, आगे हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 2 है, निम्नलिखित बौद्ध संगीतियों उनके आयोजकों का सही मिलान करिए। अब देखिए इसमें आप ऑप्शन देख रहे होंगे, पहला में प्रथम अजातशत्रु, द्वितीय कालाशोक, तृतीय अशोक और चतुर्थ कनिष्क। तो कौन सही है कौन गलत है देखिए मैं आपको बता देता हूँ। प्रथम तो अजातशत्रु ने ही किया था राजगीर में, उसके बाद वैशाली में आप देखे होंगे कालाशोक, उसके बाद अशोक ने पटना में और कनिष्क ने आप देखे होंगे जम्मू कश्मीर में। तो आप मैप के थ्रू ऐसे याद रखेंगे तो आपको याद हो जाएगा। तो ये चारों के चारों मिलान आप देखेंगे सही है। ठीक है, अब इसके बारे में देखिए यहाँ पे व्याख्या भी दिया हुआ है। प्रथम बौद्ध संगीति अजातशत्रु के राजगिरी में हुई थी, द्वितीय कालाशोक के वैशाली में, तृतीय अशोक के काल में पाटलिपुत्र में और चौथा कुंडलवन कश्मीर के शासनकाल में हुई थी, कनिष्क के शासनकाल में। ठीक है, चलिए हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, मौर्य प्रशासन में सीताध्यक्ष का मुख्य कार्य क्या है, क्या था? तो आप ध्यान देंगे ऑप्शन बी राजकीय कृषि भूमि प्रबंधन था सीताध्यक्ष का कार्य। देखिए इसके बारे में आपको बता दूं कि अर्थशास्त्र के अनुसार मौर्य काल में सीताध्यक्ष राजकीय कृषि, क्राउन लैंड्स बोलते हैं, का प्रभारी होता था, जबकि पणयाध्यक्ष पूछ दे, पणयाध्यक्ष व्यापार और लक्षणाध्यक्ष टकसाल का प्रमुख केंद्र था। तो इसको भी आप ध्यान रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 है, अलाउद्दीन खिलजी का बाजार नियंत्रण प्रणाली आप देखेंगे दीवाने रियासत का क्या कार्य था? तो बाजार व्यवस्था का सर्वोच्च नियंत्रक काम था। ऑप्शन जो हो जाएगा वो सी हो जाएगा। आप 1 से 2 बार वीडियो देखेंगे आपको पूरा याद हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 देख रहे हैं, इसमें मिलान करना है कि सबसे पहले कथन पे विचार कीजिए, यह एक सैन्य और प्रशासनिक व्यवस्था थी, मुगलकालीन मनसबदारी व्यवस्था। और दूसरा बोला है जात मनसबदार के पद और वेतन को दर्शाता था, जबकि सवार उसके द्वारा घुड़सवारों की संख्या कहते हैं। दोनों के दोनों सही है। ठीक है, क्योंकि मनसबदारी प्रथा थी, ये एक सैन्य और प्रशासनिक व्यवस्था थी, और जो वहाँ पे जात व्यवस्था था वो मनसबदार के पद और वेतन को दर्शाता था, और सवार जो था वो घुड़सवारों की संख्या को दर्शाता था। तो ये आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, आगे हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6, 1857 के विद्रोह में बिहार के जगदीशपुर से नेतृत्व करने वाले वीर कुंवर सिंह ने किस अंग्रेज अधिकारी को पराजित किया? कई बार रिपीट कर चुका है, ध्यान रखेंगे, कैप्टन ली ग्रांट। ऑप्शन जो हो जाएगा वो बी हो जाएगा। वीर कुंवर सिंह ने अप्रैल 1858 में कैप्टन ली ग्रांट के नेतृत्व में ब्रिटिश सेना को पराजित किया। क्वेश्चन नंबर 7 है, चंपारण सत्याग्रह 1917 में तिनकठिया पद्धति का क्या अर्थ है? तो किसानों की भूमि का 3/20 हिस्से पर नील की खेती करना अनिवार्य था और इसी के लिए बड़ा आंदोलन हुआ था। तो ऑप्शन जो हो जाएगा वो ए हो जाएगा। ठीक है, आगे हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8 है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 27वां अधिवेशन 1912 बिहार में कहाँ आयोजित किया गया? इसके अध्यक्ष कौन थे? ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बिहार का पहला अधिवेशन था और ये बांकीपुर पटना में हुआ था और इसका अध्यक्षता से RN मधुलकर ने किया था। तो ऑप्शन जो हो जाएगा वो बी हो जाएगा। आगे हम लोग देखते हैं, नेक्स्ट हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 9 है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता शब्द किस संविधान संशोधन से जोड़े गए? ये भी क्वेश्चन रिपीट कर चुका है, 42वां संविधान संशोधन 1976 आप ध्यान रखेंगे। ऑप्शन जो हो जाएगा वो ए हो जाएगा। इसमें 3 शब्द जोड़े गए थे, इसमें समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता, ये तीनों आप ध्यान रखेंगे। और इस संशोधन को मिनी संविधान भी बोलते हैं, लघु संविधान संशोधन। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10, संविधान का कौन सा अनुच्छेद यह प्रावधान करता है कि राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान भी अनुच्छेद 20 और 21 को निलंबित नहीं किया जा सकता? तो आप ध्यान रखेंगे जो अनुच्छेद है 359, इसमें यह प्रावधान है कि राष्ट्रीय आपातकाल लग भी जाए तब भी आर्टिकल 21, 20 और 21 को निलंबित नहीं कर सकते हैं। ठीक है, ये 44वें संविधान संशोधन 1978 द्वारा अनुच्छेद 359 में प्रावधान किया गया है। और एक बात ध्यान रखिएगा, राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपातकाल में भी इन दोनों को, अब जैसे अनुच्छेद 20 है, अनुच्छेद 20 में है अपराधों के लिए दोष सिद्धि और अनुच्छेद 21 है प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता, इसको आप निलंबित नहीं कर सकते हैं। ठीक है, आगे हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11 है, राज्य के नीति निर्देशक तत्व यानी DPSP के अंतर्गत कौन सा अनुच्छेद ग्राम पंचायतों के संगठन का निर्देश देता है? तो ये बहुत फेमस है, अनुच्छेद 40 है, ये भी रिपीट कर चुका है कई बार। अनुच्छेद 40 राज्यों के ग्राम पंचायतों का गठन का निर्देश देता है या गांधीवादी विचारधारा से प्रेरित है और 73वें संविधान संशोधन से इसे व्यवहारिक रूप दिया गया था। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 12 है, धन विद्या के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? तो देखिए यह केवल लोकसभा में पेश किया जाता है, सही है। ये राष्ट्रपति की पूर्व सम्मति से पेश किया जाता है, ये भी सही है। राज्यसभा इसे अधिकतम 14 दिन तक रोक सकती है, ये भी सही है।
इस पर गतिरोध होने पर संयुक्त बैठक बुला सकता है, ये गलत है, क्योंकि देखिए ये सब के सब लोकसभा अध्यक्ष के ऊपर होता है। धन विधेयक जो इसका उल्लेख है 110 में है और संयुक्त बैठक 108 में है। तो 108 में इसका कोई प्रावधान नहीं है कि इसके लिए संयुक्त बैठक बुला सकती है। इसके लिए लोकसभा के पास विशेष अधिकार होते हैं, राज्यसभा से कुछ खास लेना देना नहीं होता है। आगे हम लोग बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 13 देखेंगे। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 131 के तहत सर्वोच्च न्यायालय में कौन सी अधिकारिता प्राप्त है? तो मूल आरंभिक जो अधिकारिता है, ऑप्शन जो हो जाएगा वो सी हो जाएगा। देखिए अनुच्छेद 131 के तहत सर्वोच्च न्यायालय की मूल जो ओरिजिनल अधिकारिता है, जिसमें केंद्र या राज्यों के बीच में जो भी विवाद होती है, सीधे सुप्रीम कोर्ट में इसकी सुनवाई होगी, हाई कोर्ट में नहीं होती है। नेक्स्ट देखें, क्वेश्चन नंबर 14 है, बिहार पंचायती राज अधिनियम 2006 के तहत महिलाओं को त्रिस्तरीय पंचायत में कितना प्रतिशत आरक्षण दिया गया है? तो 50% आरक्षण दिया गया है महिलाओं को बिहार में पंचायती राज अधिनियम 2006 के अंतर्गत, ये बात ध्यान रखेंगे। ठीक है, आगे हम लोग बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर देखेंगे 15। भारत के नियंत्रक एवं महालेखक परीक्षक सीएजी इसको बोलते हैं, कंट्रोल एंड ऑडिटर जनरल, की नियुक्ति संविधान के किस अनुच्छेद के तहत की जाती है? तो 148 आप ध्यान रखेंगे। 148 के तहत भारत के नियंत्रक एवं महालेखक परीक्षक जो होते हैं उनकी नियुक्ति की जाती है। उसकी नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं। कार्यकाल जो होता है वो 6 वर्ष या 65 वर्ष जो भी पहले पूरा हो जाए। क्वेश्चन नंबर 16 है, निम्नलिखित में से कौन सी समिति केंद्र राज्य संबंधों से संबंधित नहीं है? तो तारकुंडे समिति नहीं है, बाकी सरकारिया समिति भी है, पुंछी समिति है, राजमन्नार समिति है। ये तारकुंडे समिति जो है राज्यों से संबंधित नहीं है। इसके बारे में आपको बता दूं कि जो तारकुंडे समिति 1974 में आई थी, ये चुनाव सुधारों से संबंधित है, जबकि सरकारिया है, ध्यान रखेंगे 1983 का क्रम भी पूछ देता है, क्रम याद रखेंगे। और पुंछी समिति जो आया था 2007 में, और राजमन्नार 1969 में, ये केंद्र राज्य संबंधों से है। ये तीनों समिति आप याद रखेंगे, क्रम भी याद रखेंगे। सरकारिया सबसे पहले 1983, पुंछी 2007 और राजमन्नार 1969। आगे हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17। अल नीनो घटना का भारतीय मानसून पर सामान्यतः क्या प्रभाव पड़ता है? तो मानसून कमजोर होता है और वर्षा कम आती है। एल नीनो, ला नीनो, इसके बारे में मैं डिटेल व्याख्या करने वाला हूं एक लेक्चर में। तो ऑप्शन आप सी देखेंगे, मानसून कमजोर होता है, वर्षा कम हो जाती है। ठीक है, थोड़ा हम ऊपर देख लेते हैं। अल नीनो जो होता है वो पूरी प्रशांत महासागर में जैसे गर्म जलधारा होता है, उससे विकास होता है, जिससे हिंद महासागर का दबाव तंत्र प्रभावित होता है और भारतीय मानसूनी वर्षा में कमी के कारण सूखा आ जाता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 18 है, प्रायद्वीपीय भारत की नदियां उत्तर से दक्षिण की ओर सही क्रम। तो देखिए उत्तर से दक्षिण की ओर क्रम अगर आप देखेंगे तो मैं आपको थोड़ा सा मैप के थ्रू बता देता हूँ। देखिए सबसे पहले महानदी, गोदावरी, कृष्णा और कावेरी, ये क्रम आप ध्यान रखेंगे। महानदी सबसे पहले आएगी, तब गोदावरी आएगी, कृष्णा और कावेरी आप देखेंगे लास्ट में रखेंगे। ठीक है, अब देखिए प्रायद्वीपीय भारत में नदियों से उत्तर से दक्षिण में आप देखेंगे महानदी जो है उड़ीसा में है, राज्य भी याद करना आपको जरूरी है। गोदावरी जो है महाराष्ट्र और आंध्र प्रदेश में है। कृष्णा नदी जो है महाराष्ट्र, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश में है। और कावेरी जो है कर्नाटक और तमिलनाडु में है। ठीक है, आगे हम लोग बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 19 देखेंगे। भारत में रेगुर मिट्टी को किस नाम से जाना जाता है? जो कपास की खेती के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है, तो ये आप जानते होंगे, काली मिट्टी को रेगुर बोला जाता है और कपास के सबसे बेस्ट मानी जाती है। बहुत इजी क्वेश्चन है और ये भी रिपीट भी करता है कई बार। तो इसका निर्माण जो होता है वो विशाल चट्टानों के टूटने से हुआ है। इसकी जल धारण क्षमता बहुत अधिक होती है। ठीक है, तो आप ध्यान रखेंगे, काली मिट्टी जिसको कपासी मिट्टी बोला जाता है। क्वेश्चन नंबर 20 है, हिमालय का प्रादेशिक विभाजन नदियों के आधार पर किया गया है। सतलज और काली नदी के बीच के जो हिमालय है उसको क्या बोलते हैं? तो इसको बोलते हैं कुमाऊं हिमालय। सतलज और काली नदी के बीच में जो हिमालय है तो कुमाऊं हिमालय आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, देखिए सिंधु सतलज के बीच पंजाब हिमालय, सतलज काली के बीच कुमाऊं हिमालय, काली तीस्ता के बीच नेपाल हिमालय और तीस्ता दिहांग के बीच असम हिमालय। आप देखेंगे, अगर एक क्रम देखेंगे जम्मू कश्मीर से ऐसे लेके आएंगे असम तक, तो आप सिंधु और सतलज के बीच आप देखेंगे तो पंजाब हिमालय आएगा। और सतलज नदी से काली नदी के बीच ये उत्तराखंड वाला क्षेत्र अब कुमायूं हिमालय आएगा। अब ये कुमायूं हिमालय अब काली नदी से तीस्ता नदी के बीच आप देखेंगे तो ये नेपाल वाला क्षेत्र आ जाएगा। और तीस्ता से आप देखेंगे ये अरुणाचल तक दिहांग वाला क्षेत्र ये असम हिमालय के अंतर्गत आता है। तो ये आप क्रम याद रखेंगे तो आपको याद हो जाएगा। सबसे पहले पंजाब हिमालय, तब फिर सतलज काली के बीच कुमायूं हिमालय, फिर काली तीस्ता के बीच नेपाल हिमालय और तीस्ता दिहांग के बीच असम हिमालय। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 21 है, बिहार का कौन सा भौतिक प्रदेश सोमेश्वर श्रेणी और रामनगर दून जैसी पहाड़ियों के लिए जाना जाता है? तो आप ध्यान रखेंगे उत्तर पश्चिम शिवालिक पर्वत श्रेणी जो है, ऑप्शन आप देखेंगे सी में है। ठीक है, इसके बारे में बता दूं कि जो पश्चिमी चंपारण जिले में स्थित उत्तर पश्चिमी भाग जो शिवालिक श्रेणी का हिस्सा है, इसे सोमेश्वर श्रेणी, रामनगर दून और दून घाटी में बांटा गया है। क्वेश्चन नंबर है 22, गंगा नदी में दक्षिण दिशा में बहने वाली बिहार की प्रमुख नदियां। तो गंगा नदी में दक्षिण दिशा जो बहती है ये सीजनल नदियां हैं, जिसमें आप देखेंगे करमनासा, सोन, पुनपुन, फल्गु, किउल है। तो इसमें देखेंगे ऑप्शन में बी में सोन, पुनपुन, फल्गु और करमनासा, ये जो है दक्षिण की ओर जाती है। आप देखेंगे बिहार में ऐसे गंगा नदी दो पार्ट में बांटती है, दक्षिणी बिहार और उत्तरी बिहार। तो ये जब आप इधर से देखेंगे तो ये सब नदियां सोन, पुनपुन, फल्गु, करमनासा, ये आप देखेंगे दक्षिण की ओर से बहती हैं। ठीक है, कोसी, गंडक, बागमती बोलेगा तो उत्तर से, ये भी आप ध्यान रखेंगे।
क्वेश्चन नंबर 23 है, भारत की द्वितीय पंचवर्षीय योजना 1956 से 61 किस आर्थिक मॉडल पर आधारित थी जिसने भारी उद्योगों पर जोर दिया? तो आप ध्यान रखेंगे, द्वितीय जो पंचवर्षीय थी वो पीसी महालनोबिस मॉडल पर आधारित थी, और पहला जो था वो हेराल्ड डोमर पे था, ये भी आप ध्यान रखेंगे। तो पीसी महालनोबिस सेकंड वाला था। और इस पे जो मुख्य जो आप देखेंगे जोर दिया गया था, उस पर औद्योगिकरण, विशेषकर भारी और बुनियादी उद्योगों का विकास करना था। इसको भी आप ध्यान रखें। क्वेश्चन नंबर 24 है, मुद्रास्फीति इन्फ्लेशन को नियंत्रित करने के लिए आरबीआई आमतौर पर क्या कदम उठाता है? तो अब जैसे देखिए, आरबीआई करता है कि बैंकों को रेपो रेट में जैसे कभी घटा देगा, कभी बढ़ा देता है। अब देखे होंगे रेपो रेट कभी ज़्यादा हो गया, कभी कम हो गया। तो अब यहाँ पे अब देखेंगे कि महंगाई को नियंत्रित करना है तो रेपो रेट और बैंक को रेट को बढ़ा देता है। इससे क्या होता है कि लोन कम मिलेगा, बैंक जल्दी जैसे कि ज़्यादा वैल्यू पर लोन देंगे तो लोग कम लोन लेंगे। इससे होता क्या है कि महंगाई नियंत्रित करने के लिए सही मानी जाती है। अब महंगाई को कम करने के लिए अगर आरबीआई रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट जैसे आप पढ़े होंगे, सीआरआर, एसएलआर को बढ़ा देता है, और इससे होती क्या है कि बाजार की जो लिक्विडिटी होती है वो कम हो जाती है। तो ऑप्शन आप सी ध्यान रखेंगे, रेपो रेट और बैंक रेट को बढ़ा देता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 25 है, भारत में गरीबी रेखा के नियंत्रण के लिए तेंदुलकर समिति 2009 ने किस आधार पर गरीबी का आकलन किया था? तो तेंदुलकर समिति थी वो गरीबी के आकलन के लिए से समिति बनी थी, और इन्होंने मासिक प्रति व्यक्ति उपभोग व्यय जो होता है एमपीसी, ऑप्शन जो हो जाएगा बी हो जाएगा, इसके लिए इन्होंने गरीबी का आकलन किया था इस समिति ने। ये सुरेश तेंदुलकर समिति इनका पूरा नाम है, ये भी आप ध्यान रखेंगे। और कैलोरी मॉडल को त्याग कर मासिक प्रति व्यक्ति उपभोग, जिसमें शिक्षा, स्वास्थ्य सहित को गरीबी मापने का आधार बनाया था। ठीक है, एक से दो बार वीडियो देखेंगे आपको याद हो जाएगा। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 26 है, संविधान के किस अनुच्छेद के तहत जीएसटी परिषद यानी जीएसटी काउंसिल का गठन किया गया? तो अनुच्छेद 279A। और 280 जो है वित्त आयोग, आप जानते होंगे। तो 101वें संविधान संशोधन 2016 के द्वारा अनुच्छेद 279 ने जोड़ा गया, जिसके तहत आप देखेंगे कि राष्ट्रपति द्वारा जीएसटी परिषद का गठन किया गया, और इसका अध्यक्ष जो होते हैं वो केंद्रीय वित्त मंत्री होते हैं। तो अनुच्छेद सी आप ध्यान रखेंगे, अनुच्छेद 279A में ऑप्शन जो हो जाएगा वो सी हो जाएगा। आगे हम लोग बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 27 देखेंगे, बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2023-24 के अनुसार राज्य के सकल घरेलू उत्पाद जीएसडीपी में सबसे अधिक योगदान किस क्षेत्र का है? हमने कुछ 2023-24 से कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि आप देख रहे होंगे 2-3 साल पुराना भी करंट अफेयर्स का क्वेश्चन पूछ दे रहा है इकोनॉमी क्षेत्र से, तो उसको भी लिखा है, जो कि ज़्यादा लग रहा है कि चांसेस हैं आने के लिए। तो इसको आप ध्यान रखेंगे। तो इसमें 2023-24 में जीएसडीपी में सबसे ज़्यादा योगदान तृतीय क्षेत्र, जिसको सेवा क्षेत्र बोलते हैं, इसका योगदान था। ठीक है, तो ऑप्शन जो हो जाएगा वो सी हो जाएगा। क्योंकि देखोगे बिहार दरोगा के क्वेश्चन हमने देखा, या फिर बीपीएससी में भी देखा, 2-2 साल 3-3 साल पुराना करंट अफेयर जो इंपॉर्टेंट है उसको पूछ दे रहा है, तो इसको भी छोड़ना नहीं है। कोशिका की प्रोटीन फैक्ट्री के रूप में किस अंग को जाना जाता है? तो ये तो बहुत फेमस है, राइबोसोम को बोलते हैं कोशिका की प्रोटीन फैक्ट्री। ठीक है, अब इसके बारे में बता दूं कि जो राइबोसोम आरएनए और प्रोटीन से बने होते हैं, और प्रोटीन आप देखें कोशिका में प्रोटीन संश्लेषण का मुख्य स्थल, इसलिए इसको प्रोटीन का फैक्ट्री कहा जाता है। ठीक है, आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 29, निम्नलिखित में से कौन सा रोग विषाणु द्वारा नहीं होता है? तो ऑप्शन सी आप ध्यान रखेंगे, टाइफाइड जो है ये वायरस के द्वारा नहीं होता है, ये आप देखे होंगे आंत में इन्फेक्शन बैक्टीरिया की वजह से होता है। ठीक है, और रेबीज, खसरा और डेंगू जो है विषाणु जनित रोग है। क्वेश्चन नंबर 30 है, मृग मरीचिका और ऑप्टिकल फाइबर किस प्रकाशीय घटना पर आधारित है? तो इसको बोलते हैं टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, मतलब प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन। ऑप्शन जो हो जाएगा वो सी हो जाएगा। ठीक है, TIR इसको बोलते हैं पूर्ण आंतरिक परावर्तन, रिफ्लेक्शन। अब देखिए इसके बारे में बता दें कि जब प्रकाश सघन माध्यम से विरल माध्यम में क्रांतिक कोण से अधिक कोण पर प्रवेश करता है तो वो वापस उसी माध्यम में लौट आता है, और इसी को क्या बोलते हैं? टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। ठीक है, अब देखिए रिफ्लेक्शन और रिफ्लेक्शन में आप ध्यान रखिएगा, रिफ्लेक्शन में क्या होता है? प्रकाश पूरा लौट आता है, और रिफ्लेक्शन में पारदर्शी होता है तो प्रकाश मुड़ जाता है, पार कर जाता है। नेक्स्ट आप ध्यान देंगे, क्वेश्चन नंबर 31 है, पृथ्वी के घूर्णन के कारण गुरुत्वीय त्वरण जी का मान क्या प्रभाव पड़ता है? तो पृथ्वी जब रोटेट करती है तो गुरुत्वीय त्वरण विषुवत रेखा पर जो जी का मान होता है वो सबसे कम हो जाता है, और आप देखेंगे ध्रुवों में सबसे अधिकतम होता है। ठीक है, तो इसको भी आप ध्यान रखें क्योंकि क्वेश्चन बहुत बार रिपीट कर चुका है, टीआरई में भी आ चुका है। क्वेश्चन नंबर 32 है, मानव रक्त का पीएच मान कितना होता है? इसकी प्रकृति कैसे होती है? तो 7.4 होती है, हल्का क्षारीय होती है। इसका जो मान होता है 7.4 यानी 7.3 से 7.45 के बीच में होता है। तो ये स्लाइटली अल्कालिन का इसका प्रकृति आ जाती है, और एक बफर विलेन की तरह काम करता है। क्वेश्चन नंबर आप देखेंगे 33, रक्त में शर्करा यानी ग्लूकोज के स्तर को नियंत्रित करने वाला हार्मोन इंसुलिन कहाँ से स्रावित होता है? तो ये अग्नाशय पेनक्रियाज की जो बीटा सेल्स होती हैं वहाँ से ये स्रावित होता है, तो ऑप्शन जो हो जाएगा वो सी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग बोलते हैं क्वेश्चन नंबर 34 देखते हैं, ग्लोबल वार्मिंग के लिए जिम्मेदार ग्रीन हाउस गैस का वायुमंडल में योगदान अवरोही क्रम अधिक से कम की ओर। सबसे ज़्यादा देखिए, अगर ग्रीन हाउस गैस में देखा जाए तो CO2 सबसे ज़्यादा प्रभावित करती है, तो CO2 ऑप्शन जो है वो
ए में, बी में भी है। उसके बाद CH4 है, तो सबसे पहले CO2 देखेंगे, फिर मीथेन सबसे ज़्यादा प्रभावित करता है, उसके बाद N2O प्रभावित करता है, फिर CFC यानी क्लोरोफ्लोरोकार्बन, जो देखे होंगे आप फ्रिज में, AC में लगता है, निकलता है। ठीक है, तो ग्लोबल वार्मिंग के लिए सबसे ज़्यादा जो अगर योगदान है तो वो CO2 का है, लगभग 60%, उसके बाद मीथेन का 20%, फिर नाइट्रस ऑक्साइड N2O का, और उसके बाद क्लोरोफ्लोरोकार्बन का। ठीक है, आगे हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 35। बिहार का एकमात्र रामसर साइट कौन सा है और यह किस जिले में है? तो कांवर ताल बेगूसराय में है। ठीक है, देखिए बेगूसराय स्थित जो कांवर झील है, एशिया की सबसे बड़ी ताजे पानी की झील है। ठीक है, गोकुल झीलों में से एक है। 2020 में इसे बिहार का पहला रामसर स्थल घोषित किया गया। आगे हम लोग बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 33 है, भारत में प्रोजेक्ट टाइगर किस वर्ष शुरू किया गया? वर्तमान 2024 में भारत के कितने टाइगर रिजर्व हैं? तो 1973 में प्रोजेक्ट टाइगर आया था, और ये प्रीवियस ईयर में पूछा चुका है, तो डेटा 2024 का है, ध्यान रखेंगे। तो 55वां जो था वो अभी धौलपुर करौली राजस्थान में था, अभी फिलहाल 58 के करीब हो गया है। ठीक है, जो माधवगढ़ आप देखे होंगे मध्य प्रदेश में। करंट डेटा के लिए हम लेकर आएंगे, ये प्रीवियस ईयर था, तो इसलिए 2024 का डेटा है। क्वेश्चन नंबर 37 है, 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार का वह कौन सा जिला है जो जन घनत्व में सर्वाधिक है? तो शिवहर है। क्षेत्रफल कम है, जनसंख्या बहुत ज़्यादा है। ठीक है, और न्यूनतम पूछ देगा तो कैमूर है, 488 प्रति वर्ग किलोमीटर। क्वेश्चन नंबर 38 है, प्राचीन बिहार के मगध साम्राज्य का प्रथम ज्ञात राजवंश कौन था जिसकी स्थापना बिंबिसार ने की थी? तो ये हर्यक वंश है। मगध के वास्तविक उत्कर्ष का श्रेय हर्यक वंश 544 ईसा पूर्व को जाता है। बिंबिसार ने इस वंश की स्थापना की और राजगिरी, जो कि राजगीर है, उसको अपनी राजधानी बनाया। तो ऑप्शन जो हो जाएगा वो बी हर्यक वंश हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 39 है, बिहार का प्रसिद्ध पटना कलम चित्रशैली के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो यह मुख्य रूप से आम जनजीवन और दैनिक कार्यों को दर्शाती है। ऑप्शन जो हो जाएगा बी हो जाएगा। जो पटना कलम शैली है ये 18वीं और 19वीं सदी में विकसित हुई लघु चित्रकला है। इसमें देखेंगे आम जनजीवन, व्यापार, त्यौहार और दैनिक कार्यों का सूक्ष्म चित्रण कागज या अभ्रक पर किया जाता है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 40 है, बिहार के रोहतास जिले का अमझौर क्षेत्र किस खनिज उत्पादन के लिए पूरे भारत में प्रसिद्ध है? तो ये रोहतास का जो अमझौर क्षेत्र है पाइराइट के लिए प्रसिद्ध है। कैमूर का भी कुछ क्षेत्र इसमें शामिल है। ठीक है, रोहतास का जो अमझौर क्षेत्र है इसमें पाइराइट जिसको बोलते हैं, मूर्खों का सोना भी कहा जाता है पाइराइट को, और इसके लिए प्रसिद्ध है। भारत के कुल पाइराइट भंडार का अधिकांश हिस्सा विशेषकर रोहतास में पाया जाता है, कुछ क्षेत्र कैमूर में भी पाया जाता है। 41 है, बिहार सरकार की 7 निश्चय योजना 2.0 जो कि 2020 से 25 तक चली थी, इनमें कौन कौन सा घटक शामिल था? तो इसमें आप ध्यान रखेंगे युवा शक्ति, बिहार की प्रगति, ये शामिल था। फिर सक्षम महिला, सशक्त महिला, ये भी शामिल था। ये हर घर बिजली लगातार, ये गलत है। बाकी स्वच्छ गांव समृद्ध गांव, ये भी शामिल था। ठीक है, और 1.0 का कार्यकाल पूछेगा तो 2015 से 20 तक चला था, ये जिसमें हर घर बिजली लगातार, ये 7 निश्चय 1 में था, इसको भी आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 42 है, भारत के चंद्रयान 3 मिशन के संबंध में सत्य कथन का चयन करें। पहला आप देख रहे हैं, लैंडर का विक्रम और रोवर का नाम प्रज्ञान था। फिर दूसरा में है, यह 23 अगस्त 2023 को चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर उतरा, जिसे आप शिव शक्ति पॉइंट कहते हैं। तो कौन सा कथन सही है? तो हम देखेंगे 1 और 2 ये दोनों कथन सत्य है। जो लैंडर का नाम था वो विक्रम था और रोवर का नाम था वो प्रज्ञान था, ये दोनों सही है। बाकी 23 अगस्त 2023 को जहाँ पर उतरा था उसका नाम शिव शक्ति रखा गया था, शिव शक्ति पॉइंट। और ये भी ध्यान रखेंगे 14 जुलाई 2023 को जो ये LV-M3 M4 रॉकेट से लॉन्च हुआ था, तो इसको भी आप ध्यान रखेंगे। 23 अगस्त को लैंडिंग के कारण इसको राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस घोषित किया गया। आगे हम लोग देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 43 है, सितंबर 2023 में नई दिल्ली में आयोजित G20 शिखर सम्मेलन में किस सदस्य को अस्थायी सदस्यता प्रदान की गई? तो अफ्रीकन यूनियन को। ये प्रीवियस ईयर में आ चुका है, इसलिए पुराना डेटा है। अब देखेंगे नेक्स्ट है 44 नंबर, संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम द्वारा जारी मानव सूचकांक जो 23-24 में HDI लागू हुआ था, भारत में कौन सा स्थान भारत का था? तो था 134वां। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 2024 में भारत के सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न से सम्मानित बिहार के मुख्यमंत्री कर्पूरी ठाकुर के नाम से किस उपनाम को जाना जाता है? तो ये हैं जननायक कर्पूरी ठाकुर, ऑप्शन बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 46 है, हाल ही में चर्चा में रहे बिहार IT पॉलिसी 2024 का मुख्य उद्देश्य, तो ऑप्शन सी हो जाएगा, सूचना प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में निवेश को आकर्षित करना। और नेक्स्ट हम लोग देखें क्वेश्चन नंबर 47 है, प्रत्येक 5 जून को मनाए जाने वाले विश्व पर्यावरण दिवस 2024 की थीम क्या है? तो लैंड रिस्टोरेशन, डेस्ट्रीफिकेशन एंड डॉट रेजिलेंस। 2024 का डाटा है जो कि अब आने वाला नहीं है, तो आप चाहें तो इसको स्किप कर सकते हैं 2-3 क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 48 है, अंतर्राष्ट्रीय संगठनों में इनका मुख्यालय निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है? ध्यान रखेंगे, तो WTO का जेनेवा में, यूनेस्को का पेरिस में, FAO का रोम में, बट विश्व बैंक आप देखेंगे तो ये न्यूयॉर्क में है। ठीक है, ये सम्मिलित नहीं है। विश्व बैंक जो है ये वाशिंगटन DC में है, ये गलत है, न्यूयॉर्क में नहीं है, वाशिंगटन DC में है, तो इसको आप ध्यान रखेंगे। क्वेश्चन नंबर आप देखेंगे 49, प्राचीन भारतीय पुस्तक मुद्रा राक्षस के लेखक कौन है जिसे चंद्रगुप्त मौर्य की चाणक्य की राजनीतिक चालों का वर्णन है? तो विशाख दत्त हैं,
मुद्रा राक्षस संस्कृत में लिखा गया एक ऐतिहासिक नाटक है और जिसकी रचना विशाख दत्त ने की थी। यह नंद वंश के पतन और मौर्य वंश की स्थापना पर प्रकाश डालता है। तो ऑप्शन जो हो जाएगा वो ये हो जाएगा। और आज का लास्ट क्वेश्चन है, संविधान की 8वीं अनुसूची में मूल रूप से कितनी भाषाएं थी और वर्तमान में कितनी है? तो पहले 14 थी, अभी 22 हैं। ठीक है। और आप ध्यान रखेंगे कि 21वें 71वें और 92वें संविधान संशोधन के माध्यम से 8 और भाषाएं जैसे सिंधी, कोंकणी, मणिपुरी, नेपाली, बोडो, डोगरी, मैथिली, संताली, इनको जोड़ा गया था। अभी फिलहाल में 22 भाषा हो गई हैं। तो ये पार्ट 1 था। बाकी नेक्स्ट पार्ट 2 में मिलते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो एक लाइक जरूर करिएगा। धन्यवाद।